ओके, आज ये हम डिस्कस करेंगे कैस्केडेड सिस्टम्स। तो जैसे कि हमने पहले ये देखा कि उससे पहले हमने किया था बीजेटी के ऊपर जो बीजेटी स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग, और बीजेटी के डिफरेंट मॉडल्स हमने बनाए थे फॉर एम्प्लीफिकेशन, और कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, and common emitter and common collector are almost similar. So different configurations का एक amplifier circuit बन सकता है depending upon our requirement. और फिर जब हमने ये डिसाइड करना है तो साथ में फिर हमने ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी बाइसिंग टेक्निक हमने यूज करनी है उस एम्पलीफायर सर्किट में। तो वो डिसाइड हो गया कौन सी बाइसिंग टेक्निक यूज करनी है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद वो हमारे पास जो एम्पलीफायर सर्किट बना है तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। लार्ज सिग्नल एनालिसिस इसके बाद करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। तो और फिर हमने क्या किया था कि जो कन्वेंशनल सर्किट्स हैं, ट्रांजिस्टर सर्किट्स, उसको हमने फिर एक नई टेक्निक उसके ऊपर यूज की थी, मॉडलिंग टेक्निक। डायरेक्टली हम जब ट्रांजिस्टर सर्किट्स को एनालाइज करते हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस उसका करते हैं विद ऑल द रेजिस्टेंसेस एंड ट्रांजिस्टर सर्किट्स, तो उसमें वही स्टेप्स जो सारे थे, केवीएल सबसे पहले वही वोल्टेज डिवाइडर रूल, अगर वो है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है तो KVL input loop, KVL output loop, and then solving for all these unknown variables. लेकिन उससे भी फिर हमने नेक्स्ट का किया था कि उससे भी और हमारे पास अगर कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए तो फिर हमने मॉडलिंग टेक्निक यूज की थी, जिसमें कि ये सारे स्टेप्स वैसे उसी हिसाब से यूज नहीं करने हैं। तो उसमें फिर क्या किया था कि हमने RE मॉडल शुरू किया था। तो RE मॉडल में हमने क्या किया कि जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये स्क्वायर के बीच में जो पार्ट है दैट इज अ ट्रांजिस्टर पार्ट, तो इसको हम मॉडल करते हैं। इनपुट पार्ट जो इनपुट पोर्ट बन जाती है उसकी, आउटपुट सर्किट जो है ट्रांजिस्टर का वो आउटपुट पोर्ट बन जाती है सर्किट की। तो इट मींस कि हम जब मॉडल करते हैं ट्रांजिस्टर को तो हम टू पोर्ट मॉडल करते हैं, टू पोर्ट मॉडलिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो टू पोर्ट मॉडलिंग टेक्निक में एक कॉमन पोर्ट होगी, तो अगर कॉमन एमीटर है तो फिर एमीटर इनपुट पे भी एक कॉमन होगा, आउटपुट पे भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर बेस होगा और यहाँ पर कलेक्टर होगा आउटपुट पे। तो फिर हमने वो टेक्निक्स यूज की थी कि हमें ट्रांसकंडक्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है विच डिपेंड्स अपॉन द इनपुट वोल्टेज विच इज VBE, बेस एमीटर वोल्टेज। तो फिर हमने उसके लिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किए थे। तो एक और टेक्निक थी हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में हम क्या करते हैं, इनपुट पोर्ट पे भी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं, H पैरामीटर्स उसमें फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट पोर्ट पे भी H पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम इजीली इसको एनालाइज कर देते हैं बिकॉज अब ये सिंपल हो जाता है। सिंपल क्या होता है कि इस पैरेलल में आ जाते हैं, सो विच इज वेरी इजी टू एनालाइज और सॉल्व। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बड़े आसान हैं सॉल्व करना। आउटपुट पोर्ट पे भी जितने रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे जो हिडन रेजिस्टेंसेस या पैरासिटिक रेजिस्टेंस है, जैसे ये RD है, दैट इज द पैरासिटिक रेजिस्टेंस एट द ड्रेन, तो उसमें RC था। फिर लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट, तो ये सारे पैरेलल में हो जाते हैं एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द सर्किट। तो मॉडल टेक्निक का वो सारे हमने बेनिफिट्स देखे और फिर हमने सॉल्व भी किए कुछ क्वेश्चंस। तो हमने देख लिया कि जो आउटपुट कलेक्टर करंट हमें अगर फाइंड आउट करना है तो वो ये सिंपल ओम्स लॉ यूज करके और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके करना है। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज व्हिच इज कॉल्ड द वोल्टेज गेन। और करंट गेन भी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का करंट गेन होता है बीटा विच इज HFE, अगर H पैरामीटर्स की बात करें तो
पूरे सर्किट का करंट गेन क्या होगा वो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो एफईटी में भी हमने उसी हिसाब से कर लिया। अब आ जाती है बात कि अगर ये तो हो गया एक ट्रांजिस्टर, और एक ट्रांजिस्टर सर्किट जो है वो हमने ये वाला किया था, एक ट्रांजिस्टर सर्किट वो ये है। तो ये जो ब्लू स्क्वायर में है दैट इज द ट्रांजिस्टर विच इज एन एफईटी ट्रांजिस्टर। अगर एफईटी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर इनपुट पे इट इज अ हाई गेन हाई इंपिडेंस, सॉरी नॉट हाई गेन हाई इंपिडेंस। तो हाई इंपिडेंस है तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इनफाइनाइट, तो इसलिए ये ओपन बनाया गया है क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है आइडियली। तो आउटपुट पोर्ट पे क्या है, जीएम मल्टीप्लाई बाय वीजीएस। अगर बीजेटी होता कॉमन, ये कॉमन सोर्स हुआ तभी वीजीएस है, अगर कॉमन ड्रेन होगा तो वीजीडी हो जाएगा। अगर बीजेटी था तो कॉमन एमीटर में जीएम मल्टीप्लाई बाय वीबीई था। तो इन पैरेलल टू दिस पैरासिटिक रेजिस्टेंस एंड इन पैरेलल टू दी आउटपुट रेजिस्टेंस, जो कि लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया। तो वी कैन इजीली, अगर हमने हर जगह पे करंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल से इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल करंट डिवाइडर रूल। और ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन से हमें पता चल सकता है कि टोटल इनपुट इंपिडेंस कितना हुआ। अगर इसी सर्किट का हम देखें, ये वाला सर्किट है ना, तो ये जो शेडेड पार्ट है ब्लू में दैट इज दिस स्क्वायर पार्ट। तो वो एफईटी का मॉडल सिंपल यही है, इनपुट हाई है, ओपन सर्किट है, हाई इंपिडेंस, और आउटपुट पे सिर्फ एक करंट सोर्स है विच इज जीएम मल्टीप्लाई बाय वीजीएस दैट इज द करंट सोर्स एंड द पैरासिटिक कैपेसिटेंस एट द ड्रेन। तो अगर पूरा सर्किट करते हैं तो ये हमें मिल गया। तो इनपुट इंपिडेंस वेरी इजी टू फाइंड, वो कैसे है, R1 इन पैरेलल टू R2। और अगर इसकी वैल्यू जो भी है वो उसको इन पैरेलल टू दिस, तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इसकी वैल्यू मान लो 100 मेगा ओम्स है या 200 मेगा ओम्स है, तो ये तीनों पैरेलल में हम इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो दैट विल बी ZI, वेरी इजी। यहाँ से ZI फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ट्रेडिशनल सर्किट में, मॉडल में बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ अभी रिवाइज कर रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम। तो यहां से हम वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज एट द आउटपुट VO एंड व्हाट इज द वोल्टेज एट द इनपुट VI। सो VO बाय VI इज द वोल्टेज गेन। तो वो हम पहले VI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर VO की, दोनों का रेशियो ले लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जैसे हम BJT में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें भी हमने सेम, देखो आउटपुट जो वोल्टेज गेन था सेम यही वैल्यू फाइंड आउट की थी, GM मल्टीप्लाई बाय RC। यहाँ RC की जगह RD है, ड्रेन रेजिस्टेंस है, वो कलेक्टर रेजिस्टेंस, बस यही फर्क है, बाकी वैल्यू सेम। डेरिवेशन हमने उसमें की थी, और अगर किसी को दोबारा देखनी है डेरिवेशन तो उस लेक्चर को आप देखो, वो डिटेल में डेरिवेशन हमने की हुई है। ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए कि दिस वन इज वेरी सिमिलर टू द BJT, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो डिटेल डेरिवेशन यू कैन गो बैक टू द लेक्चर ऑन BJT। ओके, अब अगर हम ये करें कि ये एक एम्पलीफायर है ये वाला, तो नाउ दिस इज वन एम्पलीफायर, FET एम्पलीफायर या BJT एम्पलीफायर कोई भी है, तो ये एक एम्पलीफायर है, दिस वन। So this is one amplifier. So ये माइक्रोफोन मान सकते हैं, यहाँ पर जो साइनोसॉइडल सिग्नल है यहाँ पर, या AC सिग्नल है, that is the signal, sound signal at a microphone converted into an electrical signal, वो यहाँ पर गेट के साथ कनेक्टेड है। तो हम ये भी जानते हैं AC एनालिसिस करते हैं तो कैपेसिटर को क्या करना है, और DC एनालिसिस करते हैं तो क्या, DC एनालिसिस करते हैं तो कैपेसिटर ब्लॉक करेगा, मींस के उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ओनली दिस वन इज रिमेनिंग, ये हम कर चुके हैं डिटेल में। तो अगर किसी को वो याद करना है तो वो लेक्चर दोबारा देख सकता है। सो नाउ फॉर AC एनालिसिस दिस कैपेसिटर विल बी शॉर्ट सर्किटेड, तो ये
माइक्रोफोन कनेक्ट हो जाएगा गेट के साथ। अगर डीसी एनालिसिस करना है, डीसी एनालिसिस किस लिए करते हैं? लोड लाइन फाइंड आउट करने के लिए और क्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो वो जब करना है तो C1 को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा बिकॉज माइक्रोफोन इज एन AC सिग्नल, सो ओनली दिस वन रिमेन्स फॉर डीसी एनालिसिस। वो बाइसिंग क्यू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जब हम करते हैं तो सिर्फ ये करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसी एनालिसिस। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिस्पांस एट द आउटपुट व्हिच इज VO ड्यू टू द रिस्पांस ऑफ VI, वो फिर AC एनालिसिस होगा, उसमें फिर C1 को शॉर्ट सर्किट करते हैं। सो नाउ दिस सिग्नल इज कनेक्टेड हियर एंड ये गेट इसको स्विच ऑन करेगा ट्रांजिस्टर को। तो ये हो गया एक एम्पलीफायर। सो वी गिव सम इनपुट हियर VI एंड वी गेट सम आउटपुट VO। अगर हम इसी एम्पलीफायर को कनेक्ट करते जाएं आगे सीरीज में या कैस्केडिंग में तो क्या होगा, वो ये है। नाउ दिस इज वन एम्पलीफायर विच इज AV1 हैविंग अ गेन ऑफ voltage gain of V1. This is another amplifier connected at the output of the previous amplifier. ये पहला एम्पलीफायर है, उसकी ये इनपुट है। मान लो माइक्रोफोन यहां कनेक्ट किया है, तो लेट्स से दिस इज connected to microphone. So this is connected to microphone. तो ये voltage input जो है ये माइक्रोफोन से आ रही है। Now this is being amplified by this amplifier AV1. तो वो AV1 अगर मान लो वोल्टेज डिवाइडर ही है, यही एम्पलीफायर है, वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर। उसकी जो आउटपुट है VO है, वो हमने कनेक्ट की है नेक्स्ट वाले को, विच इज अगेन एन एम्पलीफायर। और वो एम्पलीफायर मान लो फिक्स्ड बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस नहीं है, फिक्स्ड बायस है, तो वो उसके साथ हमने कनेक्ट किया। तो आउटपुट ऑफ अ वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर इज कनेक्टेड एट द इनपुट ऑफ अ फिक्स्ड बायस। अगेन नेक्स्ट वन, ये फिक्स्ड बायस भी हो सकता है, वोल्टेज डिवाइडर भी, एमिटर फॉर्म, कुछ भी हो सकता है ये वाला। तो इसी तरह से हम एक एम्पलीफायर की आउटपुट दूसरे के इनपुट पे कनेक्ट करते जा रहे हैं और ये सीरीज में कनेक्शन होता जा रहा है। सो n नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ईच अदर। तो फिर यहां पर एक लोड है, कैन बी अ स्पीकर, अगर ये माइक्रोफोन है तो मान लो ये स्पीकर है। तो फिर जाके इतने एम्पलीफायर्स के बाद एक स्पीकर यहां लगाया है। अब उसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक एम्पलीफायर की जगह हमने अलग अलग ये भी हो सकता है, जो ये वाला एम्पलीफायर हमने अभी देखा, ये वाला, ये सेम एम्पलीफायर ही बार बार लगा रहे हैं हम। सेम एम्पलीफायर is having a voltage gain AV1 and the same amplifier with same resistances, same voltage divider configuration and all, ये भी हो सकता है। और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है अलग अलग एम्पलीफायर्स का। तो आउटपुट हमें मिल रही है यहाँ पर लोड पे, एंड लोड कैन बी अ स्पीकर और एनीथिंग। तो अब इसका टोटल गेन क्या होगा पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का, पूरे के पूरे सर्किट का? वो होगा ऑल गेन्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। So total gain of this complete amplifier, ये complete amplifier हो गया माइक्रोफोन से लेके स्पीकर तक। तो ये कंप्लीट एम्पलीफायर हो गया। इसका अब टोटल गेन क्या होगा यहां से लेके यहां तक? वो होगा गेन ऑफ दिस फर्स्ट एम्पलीफायर मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और करंट गेन क्या होगा? वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस और इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या हुआ? ये तो वोल्टेज गेन हुआ। और ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो
ये वोल्टेज गेन की वैल्यू आ गई, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है इम्पीडेंस के साथ। और इम्पीडेंस क्या है? इनपुट इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय द लोड रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो यहां पर हमने फिर ये पता चल गया कि मेन चीज है वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करना कि कितना वोल्टेज गेन है उसका। तो दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर्स और कैस्केडेड सिस्टम। अगर उसको हम ट्रेडिशनल सर्किट पे जाएंगे, ये तो ब्लॉक डायग्राम था, अलग अलग AV1 के अंदर एक सर्किट है और इसके अंदर, तो मान लो ये एक सर्किट है यहाँ पर BJT का। सो दिस इज वन एम्पलीफायर, voltage divider amplifier, ये वाला shown in red. This is another amplifier. So this is called stage 1 amplification or amplifier. This is called stage 2. तो ये AV1 is called stage 1, AV2 amplifier is called stage 2, stage 3 and stage 4 and so on. Or AVN is the N stage amplifier. N can be having any value. तो ये अलग अलग स्टेजेस को हमने अब कपल किया। सो दिस इज कॉल्ड कपल्ड कैस्केडिंग। कपल्ड कैस्केडिंग का मतलब क्या है कि जो आउटपुट यहां है, हम कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, FET है तो ड्रेन से आउटपुट लेंगे, जो अभी एग्जांपल पीछे दिखाई थी। सो वी हैव एन आउटपुट ओवर हियर connected to the next stage of the amplifier, which is again a voltage divider amplifier. तो वो नेक्स्ट स्टेज के साथ जब कनेक्ट करना है तो वो करना है कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, बीच में कपलिंग कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो कपलिंग कैपेसिटर फिर वही चीज DC एनालिसिस और AC एनालिसिस के लिए हमें कपल करना पड़ेगा। DC एनालिसिस है तो इसको कट ऑफ करना पड़ेगा, तो ये कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो जाएगा फिर DC एनालिसिस के लिए। AC एनालिसिस है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें हर एम्पलीफायर की फिर वो, क्योंकि VDD कनेक्टेड है सबके साथ, तो दिस इज हाउ these different amplifiers are connected in series. So this type of connection or cascading is called RC coupled or coupled cascading. This is another type of cascading, ये जो नेक्स्ट में है। तो ये एक एम्पलीफायर, सॉरी एक ट्रांजिस्टर है Q2 और ये एक अलग ट्रांजिस्टर है Q1। सो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है। आउटपुट को अब आगे की स्टेज पे कनेक्ट नहीं किया, ये जो है एमिटर जो है दूसरे के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी एक कनेक्शन हुआ। सो दिस टाइप ऑफ कैस्केडिंग इज कॉल्ड कास्कोडिंग। ये कास्कोडिंग का हम बाद में करेंगे, कास्कोडिंग हम बाद में करेंगे थोड़ी देर, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है कैस्केडिंग करने का और ये भी एक तरीका। So either a coupled cascading or a cascaded cascading. Cascading means कि सीरीज में हमने कनेक्शन कर दिया है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर हम करें तो ये मान लो कैस्केडिंग की है दो एम्पलीफायर्स की। एक एम्पलीफायर है हैविंग अ बाइसिंग टेक्निक एमिटर फॉलोअर, दूसरा है कॉमन बेस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस है, ये एम्पलीफायर है जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है और ये एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर है। तो निकला ना, किसी भी तरह का एम्पलीफायर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैस्केड कर सकते हैं। तो अब जो गेन इस एम्पलीफायर का होगा विच इज इक्वल टू AV1 गेन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर 1 एंड AV2 इज द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर 2। तो हमें मान लो ये फाइंड आउट करना है द लोडेड गेन फॉर ईच स्टेज, हर स्टेज का गेन कितना है, एंड देन बी पार्ट है द टोटल गेन एंड देन करंट गेन एंड सो ऑन। तो लोडेड गेन मींस कि इस एमिटर फॉलोअर का कितना गेन है और एमिटर कॉमन बेस का कितना है, अलग अलग। वो टेक्निक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वोल्टेज गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डन डेरिवेशंस ड्यूरिंग BJT चैप्टर, उसमें आप देख सकते हो कैसे इसको किया था हमने। बट यहाँ पर हमने अब
वो यूज करना है, तो जस्ट कंसीडर दिस एज अ एम्पलीफायर। अब ये है ही एम्पलीफायर एमिटर फॉलोअर, तो अब इसको अब अलग हमने इवैल्यूएट करना है। सो दिस इज आउटपुट V output 1, which is means the output voltage of the first amplifier, which is equal to, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज गेन है, V out by V input, V out 1 डिवाइडेड बाय V I इनपुट, तो V I को हम मैं इधर ले गया यहां से, सो V इनपुट को यहां लेके गए, रीअरेंज कर दिया, तो ये वोल्टेज गेन जो है दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ वोल्टेज डिवाइडर तरह का रूल लगाया है। तो इसमें क्या है, Z इनपुट मींस द इनपुट इंपेडेंस एंड दिस इज द आउटपुट इंपेडेंस ऑफ फर्स्ट, मींस ये जो आउटपुट इंपेडेंस है फर्स्ट एम्पलीफायर स्टेज की, दैट इज कॉल्ड ZO1, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज, व्हिच इज आल्सो एन इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सेकेंड एम्पलीफायर। क्योंकि अगर बीच में कुछ नहीं है, जो यहाँ आउटपुट इंपेडेंस है इस स्टेज की AV1 की जो आउटपुट इंपेडेंस है ZO1, तो वो इनपुट इंपेडेंस जो इसकी है इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है हमने कॉमन बेस के साथ, तो वो बीच में अगर कुछ है, क्योंकि आउटपुट इंपेडेंस डायरेक्टली अगर हम वायर्स लगा देंगे तब भी इंपेडेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वायर्स का भी इंपेडेंस होता है। तो उसका जो इनपुट सर्किट है, जो ट्रांजिस्टर है कॉमन बेस का, उसका खुद का भी एक इनपुट इंपेडेंस होगा, तो वो कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। एग्जैक्टली जो आउटपुट इंपेडेंस एमिटर फॉलोअर का है वो सेम इसका इनपुट इंपेडेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसका इनपुट इंपेडेंस कॉमन बेस का अलग होगा, एमिटर फॉलोअर का आउटपुट इंपेडेंस अलग होगा, और बीच में जो वायर्स का जो रेजिस्टेंस है, जो पैरासिटिक रेजिस्टेंस है, वो भी अलग होगा। पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी इसका वो मैं बाद में करना है, पैरासिटिक कैपेसिटेंस की हम जब फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तब करेंगे कि वो पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या होते हैं। अभी सिर्फ हम रेजिस्टेंस को ही कंसिडर कर रहे हैं, कैपेसिटेंस अभी कंसिडर नहीं किया। तो वो सारे जो पैरामीटर्स हैं, पैरासिटिक कैपेसिटेंस, पैरासिटिक रेजिस्टेंस, उनकी वजह से ये एक इनपुट इंपेडेंस इसके आउटपुट इंपेडेंस के साथ, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर भी डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। तो इसीलिए हमें फिर इनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तो वो हमने ये यहां पर किया है। सो ये नो लोड वोल्टेज गेन, जो हम डेरिवेशन उसमें की है, आप उसमें जाइए और देखिए कंप्लीट डेरिवेशन जो हमने की है, नो लोड गेन क्या है और लोडेड गेन क्या है। तो नो लोड गेन वो है कि जब लोड ही नहीं कनेक्टेड है, द आउटपुट इज डैंगलिंग, नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, दैट इज अ नो लोड गेन। बट यहां पर आउटपुट कनेक्टेड है नेक्स्ट एम्पलीफायर के साथ, आउटपुट कनेक्टेड है नेक्स्ट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जब वो नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड है तो उसमें ये दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ द एमिटर फॉलोअर कनेक्टेड टू द इनपुट इंपेडेंस ऑफ द कॉमन बेस। तो इसलिए हमने दोनों का रेशियो लिया यहां पर। तो इसकी वैल्यू V out 1 की हमें फाइंड आउट की, तो ये सारी वैल्यूज गिवन है। 26 ohms इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सेकंड स्टेज, आउटपुट इंपेडेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज 12 multiply by 1 which is the no load gain of this amplifier is 1, वो वैल्यू दी है यहां पर 1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट स्टेज इज इक्वल टू 0.684। तो अगर दोनों की रेशियो लेते हैं V out by V in which is the voltage gain of the first stage, that is 0.684। तो वोल्टेज गेन इसका 1 से कम है, काफी कम है। तो ये हो गया, इट मींस द वोल्टेज गेन एट दिस पॉइंट इज 0.684। तो इसका मतलब ये गेन नहीं है, ये एक्चुअली एटीन्यूएशन है। 1 से कम होगा तो गेन कम हो जाएगा, एटीन्यूएट हो जाएगा। अगर 1 वोल्ट यहां पर दी हमने तो यहां पर 0.68 वोल्ट मिलेगी हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज का करना है, स्टेज 2 का। स्टेज 2 का भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने बीजेटी में
ये डिराइव किया था, तो हम यहाँ पर सिर्फ यूज ही कर रहे हैं। तो अगर डेरिवेशन देखनी है तो उस लेक्चर में देखिए। तो ये सिंपली वही वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस विच इज लोड RL divided by RL plus the input impedance multiply by the no load gain। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, 240 दिया हुआ है, नो लोड गेन 240, सो द नो लोड गेन ऑफ कॉमन बेस इज 240। उसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, द वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 2 इज 147। इसका वोल्टेज गेन था 0.68, इसका है 147। तो अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, AV1 which is 0.68 multiply by AV2 which is 147। now we have after multiplication we come up with 101 of voltage gain। so the total voltage gain of the complete amplifier, a two-stage amplifier, this is a two-stage amplifier, first stage is a meter follower, second stage is common base। so this two-stage amplifier has a total gain of 101। तो इसका क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिखा कि अगर लो गेन एम्पलीफायर भी है हमारे पास, जो अवेलेबल है लैब में या कहीं पर, या मार्केट में अवेलेबल है या कहीं पर भी, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमें फिर हाई गेन एम्पलीफायर भी यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन अवर फाइनल रिक्वायरमेंट। तो अगर 100 टाइम्स का गेन चाहिए था हमें, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है बिल्कुल। तो 100 टाइम्स का गेन हमें मिल गया। So the output voltage is 100 times compared to the input voltage। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज जो है उसके हिसाब से 100 टाइम्स। तो अगर इनपुट वोल्टेज हम यहाँ 1 वोल्ट देंगे तो 100 वोल्ट आउटपुट मिलेगी हमें। और ये जरूरी होता है कई जगह पे। मान लो 1 मिली वोल्ट यहाँ पर हमें मिली किसी सेंसर से, ये सेंसर कनेक्टेड है माइक्रोफोन, मान लो माइक्रोफोन इज अ सेंसर, साउंड सेंसर। तो ये यहाँ पर 1 मिली वोल्ट जनरेट हुई माइक्रोफोन में, और 100 टाइम्स एम्पलीफाई होने के बाद यहाँ पर मिल गई कितना हो गया, 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट अगर और ज्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए, 0.5 तक चाहिए, जो कि सिलिकॉन चिप में यूज हो सके, तो वो हम उस हिसाब से एक और स्टेज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से कि हम एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर और इंक्रीज कर सकें। तो इससे ये फायदा हो सकता है कि हम जो एम्पलीफिकेशन चाहिए कैस्केडिंग करते जाएंगे। तो दिस इज हाउ दिस कैस्केडिंग हेल्प्स अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द गेन। इसमें तो इंक्रीज ही हो, कैस्केडिंग में तो इंक्रीज ही हो रहा है गेन। तो इसका ये फायदा है कि हमें कोई 2 एम्पलीफायर्स हैं, 3 एम्पलीफायर्स हैं, अलग अलग गेन है, और उसको हम सीरीज में लगा के इंक्रीज कर सके। तो ये सारे बाकी जो उसमें है, टोटल करंट गेन क्या है, तो वो सेम वही फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे जो हम बीजेटी में कर चुके हैं। तो सेम फॉर्मूलाज, तो हमारे पास ये करंट गेन आ गया 123। सो करंट इज इंक्रीजिंग बाय 123 टाइम्स। तो करंट गेन भी काफी अच्छा है। तो ये इससे हमें साफ दिख गया कि जो है गेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है जस्ट बाय यूजिंग 2 स्टेज एम्पलीफिकेशन। तो हर स्टेज का हम अलग से भी खुद डिजाइन कर सकते हैं। ये तो डिजाइन पहले किया हुआ है, तो उसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, हमें सिर्फ फाइनल गेन फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा नहीं है, डिजाइन किया हुआ हमें नहीं मिल रहा है, हम खुद डिजाइन कर सकते हैं और फिर कैस्केड करके तो हम फाइनल गेन यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज आती है। तो कैस्केडिंग ऑफ एफईटी, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। तो वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज AV1 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 2। तो वो क्या होती है, वो जो फॉर्मूला GMRD मल्टीप्लाई बाय GMRD एंड सो ऑन। तो सेम वही चीज है, वोल्टेज गेन दोनों का हम वोल्टेज गेन जो है वो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली स्टेज का और ये वाली स्टेज का।
तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज गेन AV1 विच इज दिस वन एंड AV2, तो ये हमारे पास टोटल वोल्टेज गेन मिल जाएगा। तो बीजेटी का कॉन्सेप्ट पता चल गया, FET का अपने आप उसको एग्जैक्टली सेम, ओनली वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अब आ जाती है बात प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये एक एग्जांपल है, बीजेटी की अगर एग्जांपल लें तो दैट इज अ प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर्स के सर्किट्स तो हमने देखे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन क्या है? जैसे ये प्री एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर वो होता है जैसे मान लो आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हो या किसी की आप देखा मार्केट में मिल रही है हेयरिंग एड मिल रही है, तो हेयरिंग एड में जब आवाज सुनती है लोगों को जिनको वो जो हेयरिंग कैपेबिलिटी कम है, तो वो यहाँ पर जब वो डिवाइस लगाएंगे कानों में, तो बाहर की आवाज जब आएगी तो वो जो माइक्रोफोन है, जो सेंसर लगा हुआ है हेयरिंग एड में, तो वो माइक्रोफोन सेंसर है, तो माइक्रोफोन पिक करेगा जो साउंड सिग्नल्स हैं, वो पिक करके फिर उसको आगे हाई गेन में कन्वर्ट करके फिर आगे उसको प्रोसेसर में भेजना है। प्रोसेसर क्या करेगा? फिर वो उसको साउंड सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा। तो साउंड सिग्नल को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि भाई उसमें कोई नॉइस है, उसमें कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है या क्लीन करनी है, तो वो प्रोसेसर फिर क्लीन करता है। ज़्यादा आवाज़ है, ज़्यादा नॉइस है, तो ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी, ऐसी कोई बीट्स हैं तो वो सुननी नहीं चाहिए या सुननी चाहिए, तो वो फिर वो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि किसको हमने रिमूव करना है, किसको हमने क्लीन करना है। तो फिर वो प्रोसेसर क्लीन करके फिर आउटपुट पे भेजेगा। और आउटपुट क्या है हेयरिंग एड में? वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स हैं। वो इलेक्ट्रोड्स पे आउटपुट जब जाती है तो वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो जो कान के अंदर जो वो एक नेचुरल डिवाइस होता है, जो हियरिंग सेल्स होते हैं, फिर उसको वाइब्रेशन सिग्नल्स पहुंचते हैं, तो उसी से फिर वो वहां पर डिसाइड होता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, ये हियरिंग एड का काम। तो फिर वो साउंड सिग्नल्स वहां तक पहुंचते हैं। वो तभी पहुंच सकते हैं जब वो अंदर सेंसरी नर्व्स ओके हैं। तो बस प्रॉब्लम कहाँ है कि वो सेंसरी नर्व्स के अंदर जो नेचुरल एम्पलीफायर है, ह्यूमन एम्पलीफायर जो हमारे कानों के अंदर एम्पलीफायर है, वो खराब है। सिर्फ वही खराब है। जो सेंसरी ऑर्गन है वो खराब नहीं है। अगर वो भी खराब हो जाए फिर हेयरिंग एड भी काम नहीं करती है। ओनली इफ नेचुरल एम्पलीफायर इज मिसिंग, तो हेयरिंग जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो वो क्या होगा? वहां प्री एम्पलीफायर चाहिए हमें। तो प्री एम्पलीफायर क्या होगा? प्रोसेसिंग से पहले जो ये साउंड सिग्नल है माइक्रोफोन का, वो एम्पलीफाई करता है कि वो पहले साउंड माइक्रोफोन का जो सिग्नल लेवल है बहुत कम है, 1 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट्स, 20 मिली वोल्ट्स, तो वो इंसान को सुनता नहीं है 20 मिली वोल्ट्स पे, उसको ज्यादा चाहिए। तो ये प्री एम्पलीफायर फिर वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर एड ऑन करेगा। तो 100 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब भी 10 मिली वोल्ट है तो 1 वोल्ट तक चला गया। 1 वोल्ट तक चला गया तो प्रोसेसर काम करना अपना शुरू हो जाएगा। तो अगर वो 1 वोल्ट पे भी नहीं चलता है तो 2 वोल्ट देगा फिर तो वो फिर प्री एम्पलीफायर 200 टाइम्स का गेन चाहिए हमें। तो माइक्रोफोन सिग्नल पिकअप तो हो गया लेकिन गेन भी चाहिए, तो वो गेन फिर ये वाला होगा प्री एम्पलीफायर। इट एम्पलीफाइज एट प्री स्टेजेस, मींस बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से पहले जब एम्पलीफिकेशन करनी है तो दैट इज द वर्क ऑफ अ प्री एम्पलीफायर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी में फिर वो देखता है कि कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई करना है, तो वो उसके पहले फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो वो फिल्टर्स देखेंगे कौन सा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिमूव करना है, कौन से फ्रीक्वेंसी को क्लीन करना है, तो वो आगे भेजेगा जिसको क्लीन करना है, वो एम्पलीफाई होगा। दैट एम्पलीफाइड सिग्नल इज नाउ सेंट टू द प्रोसेसर विच एक्चुअली क्लीन्स इट। तो ये सिंपल बाइसिंग टेक्निक है। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर बीजेटी है, ये कनेक्टेड है, ये डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी। तो डिजाइन की एग्जांपल मैंने कल दिखाई थी आपको। वही सेम
प्रोसीजर सेम प्रोसीजर है, केवीएल केसीएल और ओम्स लॉ वही लगाने हैं। तो ये एक सर्किट बना। सो दिस इज यू कैन से कलेक्टर फीडबैक टाइप ऑफ बाइसिंग। तो ये बाइसिंग टेक्निक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में यूज होता है, बट ये वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है कि कितनी एम्पलीफिकेशन चाहिए एट प्री स्टेजेस, एंड दैट विल डिसाइड। अगर 100 टाइम्स की वैल्यू चाहिए तो मान लो ये वाले वैल्यूज हैं रेजिस्टेंसेस के। अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है बस। कैपेसिटेंस की हम बाद में बात करेंगे। तो जस्ट बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस वी कैन चेंज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर AV और AI। बस यही है। दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर का मतलब ये है, जैसे ये भी एक बाइसिंग सर्किट लगाया है हमने ट्रांजिस्टर का, तो दिस इज अ बाइसिंग सर्किट। तो अब ये एक एम्पलीफायर है, अब इसमें अब ऑडियो मिक्सिंग करनी है हमने। ये एक एम्पलीफायर तो बन गया, अब ऑडियो मिक्सिंग कैसे करनी है? ये तो बाइसिंग कर दी हमने। आफ्टर बाइसिंग ये इस तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग कैसे करेंगे? चैनल 1 यहाँ पर लगाया, चैनल 2 यहाँ से कनेक्ट किया। डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट वी कैन डिसाइड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ये पोटेंशियोमीटर्स लगाए हैं यहाँ पर, तो पोटेंशियोमीटर्स डिसाइड करेंगे कितनी वैल्यू, या फिर हम डिजाइन करके, ये ऐसा है इसलिए पोटेंशियोमीटर लगाते हैं कि अगर मान लो कल वो वेरिएशन साउंड सिग्नल में चाहिए, कभी हम वॉल्यूम कम करते हैं, कभी बास कम करते हैं, तो अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं, हम पैरामीटर्स हम चेंज करते हैं। तो हर वो जो चेंज्ड रिक्वायरमेंट है नॉब की या स्विच की, तो उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंसेस वेरी होंगे। तो हम कहते हैं हाई वॉल्यूम, तो वो गेन उसी हिसाब से होगा। तो गेन इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो ये रेजिस्टेंसेस चेंज होंगे, चैनल 1 चैनल 2 और फिर जो भी उसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं, तो हाई पिच साउंड, हाई लो पिच साउंड, ये सारे चेंज होंगे। तो फिर ये रेजिस्टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए वेरिएबल बनाए हैं कि बार बार हमें मैनुअली चेंज ना करने पड़े, ऑटोमेटिकली वो चेंज अंदर, तो ऑटोमेशन लगाई है। तो ये पोटेंशियोमीटर इज इन एक्चुअल एप्लीकेशन, रियल एप्लीकेशन, these potentiometers are actually controlled by software। तो यहाँ पर ये कनेक्शन आगे जाता है, वो सॉफ्टवेयर डिवाइस के साथ जाता है जो कि प्रोसेसर है। प्रोसेसर इज एक्चुअली रनिंग अ सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक C प्रोग्राम लिखा जाता है जिसमें वो वेरिएशन अपने आप होती है ऑटोमेटिकली, डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड द C प्रोग्राम इज, कितना अच्छा C प्रोग्राम लिखा है। तो ये चीजें फिर वेरी हो रही हैं। ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, तो इन दोनों को अब मिक्स करना है। तो इस तरह से ये मिक्स कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन चैनल 1 में कितनी साउंड सिग्नल जाना है, ऑडियो सिग्नल, चैनल 2 पे कितना, और फिर ये आगे बाइसिंग सर्किट को हमने प्रोवाइड कर दिया। वेरी सिंपल। जो भी एम्पलीफायर्स हमने किए हैं दे आर एक्चुअली यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो हमने अभी देख लिया। लेकिन ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम्स है, ये डिटेल्ड सर्किट डायग्राम्स नहीं है। डिटेल्ड में तो बड़ा कुछ होता है। एक ऑडियो मिक्सर में कम से कम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। मैंने तो एक ट्रांजिस्टर ही दिखाया अभी, लेकिन वो समझाने के लिए इतना ही बहुत है अभी। तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड नॉर्मली। तो ये है, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इन सर्किट्स की, एम्पलीफायर सर्किट्स की। लेकिन ये आप अगर इसको ये फॉर्मूलास वगैरह देखने हैं, डेरिवेशन, तो आप पिछले लेक्चर्स में जाइए तो उसमें पढ़िए, तो वो आपके याद आ जाएगा क्या किया था उसमें। लेकिन वो हम यूज कर रहे हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो यहाँ यूज कर रहे हैं। तो वो सारे फॉर्मूलास आगे भी यूज होंगे, बस हमें आगे यूज करने हैं। लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट आप याद रखो, कैस्केडेड का मतलब यही है कि हर स्टेज की अपनी अपनी एम्पलीफिकेशन वैल्यू है, तो वो हम मल्टीप्लाई करके तो चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेज हैज एम्पलीफिकेशन ऑफ 0.68, अनदर वन इज हैविंग, द नेक्स्ट वन इज हैविंग 147, दोनों को मल्टीप्लाई किया
दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो इट मींस कैस्केडिंग एक्चुअली हेल्प्स टू चेंज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ टोटल सिस्टम। और अलग अलग तरह के सिस्टम हैं जिसमें नंबर ऑफ कैस्केडिंग स्टेजेस होती हैं और एम्प्लीफिकेशन स्टेजेस होती हैं। दो, यहाँ दो दिखाई हैं एग्जाम्पल में, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। एनी डाउट? ये यहाँ पर तो हो गया अब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। नेक्स्ट में हम करेंगे अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हमने दूसरे एनालिसिस करने हैं, लार्ज सिग्नल एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पहले बताना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा, तभी हम आगे करेंगे। हम बताओ, एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट इन दिस? सर अब पैड मंगाने वाले थे ना सर पढ़ाने के लिए सर? हैं?